Hello friends, welcome to Edibis Solution. My name is अंकित कपूर. मेरे कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. आपको अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो किसी क्वेरी के रिगार्ड में तो आप मुझसे कर सकते हैं. एडिबिस सॉल्यूशन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट एक साथ आके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. टीचर्स पढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ सकते हैं. करंटली यहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपके लिए क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के और भी लेक्चर मिल जाएंगे. ये वेबसाइट का लिंक होगा. वहाँ पे आपको बिज़नेस स्टडीज़ के अलावा और भी लेक्चर मिलेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स का, और क्लास 11th के भी लेक्चर्स हैं. अगर आपका कोई फ्रेंड क्लास 11th का कोई लेक्चर लेना चाहता हो तो आप उनको बता सकते हैं. अभी पूरा कोर्स वहाँ पे अपडेटेड नहीं है, पर धीरे धीरे करके पूरे कोर्स की वीडियोस वहाँ पे डाली जाएंगी. आप ये लेक्चर्स वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं. करंटली ये वीडियो हमारी जो है वो डील कर रही है क्लास 12th की बिज़नेस स्टडीज़ से. पार्ट ए से डील करेगी. बिज़नेस स्टडीज़ की बुक जो पार्ट ए वाली है उससे डील करेगी. और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आप यूट्यूब पे भी वो चैप्टर देख सकते हैं, या आप वो चैप्टर हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. चैप्टर नंबर 1 में हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा. अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यानी कि मैनेजमेंट के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे. शुरुआत करते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं क्या. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर. दे आर नॉट रूल्स बट ओनली अ गाइड टू टेक एक्शन. यानी कि वो कोई रूल्स नहीं हैं, वो एक गाइड हैं खाली. एक पाबंदी नहीं लगा दी आपके ऊपर कि वो रूल है, आपको फॉलो करना ही करना है. वो एक गाइड है. आप अपने हिसाब से उसको, फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपको उनको सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करके आप उनको अप्लाई कर सकें. तो ये एक गाइडलाइंस हैं, रिजिड रूल्स नहीं हैं. ये आपको हेल्प करेंगे डिसीज़न मेकिंग में. और ये एक बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का बिहेवियर क्या होना चाहिए. अब आगे हम देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल में क्या क्या फ़र्क है. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं. प्योर साइंस के प्रिंसिपल रिजिड होते हैं. यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज करके उसको अप्लाई कर सकते हैं. प्योर साइंस का प्रिंसिपल जो है वो रिजिड रहेगा. उसको आपको हर सिचुएशन में जैसे अप्लाई होता है वैसा का वैसा ही अप्लाई करना होगा. अगला हम देखते हैं एप्लीकेशन के बेस में. दे हैव टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली. उनको क्रिएटिवली अप्लाई करना है. और क्रिएटिवली क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि मैनेजर्स जो हैं ह्यूमन से डील कर रहे हैं. ह्यूमन का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है. हर इंसान की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं. अलग अलग सिचुएशन में वो अलग अलग तरीके से डील करता है, अलग अलग तरीके से बिहेव करता है. सो दे आर अप्लाइड इन स्टैटिक और एब्सोल्यूट मैनर. प्योर साइंस के प्रिंसिपल के लिए कहा गया है कि वह स्टैटिक और एब्सोल्यूट मैनर में अप्लाई किए जाते हैं. सो आगे हम देखते हैं रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट क्या है. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल में दे हैव टू कीप पेस विद चेंजिंग एनवायरनमेंट. यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे वो इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन हो या एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बहुत डायनेमिक है. तो वो समय के साथ साथ चेंज होता है. और जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा हमारे प्रिंसिपल्स में हमें चेंज लाना होगा. सो दे हैव टू चेंज विद चेंजिंग एनवायरनमेंट. सो प्योर साइंस के प्रिंसिपल में हम देखें तो क्या होता है, दे डू नॉट चेंज विद टाइम. यानी कि प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स को टाइम के साथ चेंज नहीं करना होता. सेकंड स्लाइड हमारी डील करती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक में क्या क्या फ़र्क है. हम पहले वो देखते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे क्या है, हेयरिंग के बेस पे देख रहे हैं हम पहले. दे आर गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन और एक्शन विद प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स. उनका एक जिस्ट है एक टाइप से. क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल? गाइडलाइंस हैं. ये हमने पहले भी देख लिया कि आप किस चीज़ की गाइडलाइंस है कि डिसीजन कैसे लिया जाए, उस चीज़ से डील करती हैं. सो मैनेजमेंट टेक्निक क्या है? दे आर प्रोसीजर्स. प्रिंसिपल और टेक्निक्स क्या हैं? प्रोसीजर्स हैं, जिसमें सीरीज़ ऑफ स्टेप होते हैं जो हमारे डिज़ायर्ड गोल है उसको अचीव करने के. प्रिंसिपल्स हमारे फ्लेक्सिबल हैं और टेक्निक हमारी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है. उसके बाद हम अगली चीज़ जो देख रहे हैं वो हमारा डील करता है
मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज से डिफरेंस है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल में और मैनेजमेंट वैल्यू में। हमने देखा मैनेजमेंट प्रिंसिपल में और साइंस के प्रिंसिपल में, फिर देखा मैनेजमेंट प्रिंसिपल में और मैनेजमेंट टेक्निक में। अब देख रहे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल में और वैल्यूज़ में। प्रिंसिपल्स और वैल्यू में क्या फ़र्क होता है, इस चीज़ को हम एक डील कर रहे हैं। सो प्रिंसिपल क्या है, दे आर गाइडलाइंस टू टेक एक्शन, ये हमने पहले भी देखा। और वैल्यूज़ क्या हैं, दे आर जनरल वैल्यूज़ फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी कि एक टाइप से एथिकल नेचर की हैं वैल्यूज़। ये उसमें है कि एक इंसान कैसा बिहेव करेगा सोसाइटी में, चीज़ से डील करते हैं। प्रिंसिपल की फॉर्मेशन, दे आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन। प्रिंसिपल कैसे फॉर्म हुए हैं कि एक रिसर्च करी गई, ऑब्ज़र्व किया गया चीज़ों को, और उसके बाद में प्रिंसिपल फॉर्म हुए। वैल्यूज़ कैसे हैं, दे आर फॉर्म थ्रू कॉमन प्रैक्टिसेस। वैल्यूज़ कैसे बनी है, कॉमन प्रैक्टिसेस जैसी सोसाइटी में होती हैं उसको देख के लोगों का जनरल बिहेवियर आता है, एक नतीजा निकलता है, वो वैल्यूज़ हैं। नेचर क्या होता है, प्रिंसिपल टेक्निकल है नेचर में और वैल्यूज़ एथिकल है नेचर में। आगे देखते हैं हम, आगे आता है कि नेचर कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स क्या हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। ये C2FBPUG लिखा हुआ है, ये निमोनिक्स हैं। इनको आपको अगर याद करना है के लिए कोई शॉर्टकट चाहिए कि किस चीज़ में किस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो यू आ रहा है उससे मतलब है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ऐसे निमोनिक्स बनाए हैं पॉइंट के, जो मेन वर्ड्स हैं उनको लेके आपके लिए याद करना। अगर इससे आसान होता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं यू से, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइज़, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, और या उनका नेचर क्या हो, उनका बिज़नेस क्या हो, गवर्नमेंटल बिज़नेस कर रही हैं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है या सोशल हैं, NGO उस टाइप में है, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था नेचर्स किसका, मैनेजमेंट का। यहाँ पे नेचर किसका है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान देना होगा कि नेचर कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट के पूछें या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के पूछें, आप आंसर उस हिसाब से लिखना। कई बार होता स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और गलत आंसर लिखाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। सो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, द एक्सटेंट ऑफ द एप्लीकेशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो किस एक्सटेंट तक ये अप्लाई होगी वो डिपेंड करता है नेचर और साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। आगे देखते हैं जनरल गाइडलाइंस। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस टू मैनेजरियल एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन टू ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम। यानी कि ये जनरल गाइडलाइंस हैं, पर ये नहीं है कि आपके ऑफिस में अगर आप मैनेजर हैं, आप किसी ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं, उसमें कोई सिचुएशन आई, आप बुक खोलोगे, देखोगे इस बुक में ये तरीका दिया गया है इस सिचुएशन को डील करने का, वो तरीका अप्लाई करोगे और सिचुएशन सॉल्व नहीं। ये आपको बस एक गाइडलाइन दे देंगी कि अगर आपको मार्केट्स में थोड़ी अपना सिचुएशन में मार्केट में पकड़ बढ़ानी है तो आप क्या क्या टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं आपको मार्केट में अपना आउटपुट कैसे बढ़ाना है, उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ये आपको वो बता देंगे। पर वो तरीके आप असल में मार्केट सिचुएशन में जाके कैसे अप्लाई करोगे वो पूरा नहीं बता सकता। ये गाइडलाइंस है बस, प्योर रूल्स नहीं है कि वो अप्लाई हो ही जाएंगे। सो दिस इज़ सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशन वेरीज, you know क्यों, दिस इज़ सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। क्योंकि असली जो बिज़नेस सिचुएशन होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं और डायनामिक होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, डायनामिक होती हैं, वो चेंजिंग इन नेचर होती हैं, चेंजेस विद टाइम, और बड़े सारे पर्सपेक्टिव्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। द सेम प्रिंसिपल में डिफरेंट इन स्ट्रेंथ इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रिंसिपल एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरीके से लगाया जा सकता है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरीके से लगाया जा सकता है। सो प्रिंसिपल बने कैसे हैं, जनरल एप्लीकेबिलिटी हमने यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी देख लिया, जनरल गाइडलाइंस देख लिया। अब देख रहे हैं कि बने कैसे हैं। बने कैसे हैं, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि प्रैक्टिस से बने हैं और एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं।
हमने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने देखा कि किस सिचुएशन को मैनेजर कैसे डील कर रहा है, उन ऑब्जर्वेशंस को लिखा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ों को देखा गया और किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसकी एक जर्नल गाइडलाइंस बना ली। ज़रूरी नहीं है कि वो उस चीज़ से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाए, पर जनरल वे में वो चीज़ों को ऑब्ज़र्वर ने देखा कि जनरल वे में इन चीज़ों से सॉल्व हो रही हैं, तो उसने अपनी ऑब्ज़र्वेशंस लिखी। और वो ऑब्ज़र्वेशंस हमारी प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंटेशन से आई। कैसे कि जब मैनेजर ने एक प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व किया, शायद ठीक से ना हो, पर वही प्रॉब्लम जब दूसरी बार आई तो उसने उसको अच्छे से डील किया। तो प्रैक्टिस ऐसे हो रही है, एक्सपेरिमेंटेशन। कई बार कोई नई सिचुएशन आई, मैनेजर चाहे एक्सपीरियंस भी है पर उसे नहीं पता उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो हम इस सिचुएशन को ऐसे डील करने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन। सो अगला पॉइंट हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। एफ से फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में हम डील कर रहे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज रिजिड एज इन केस ऑफ प्योर साइंस प्रिंसिपल। हमने पहले भी देखा कि प्योर साइंस के प्रिंसिपल रिजिड हैं, पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रिजिड नहीं हैं। दे आर फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल हैं एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय मैनेजर एज पर चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। वो फ्लेक्सिबल हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट में जैसे जैसे चेंज होता है उसमें मैनेजर अपनी मॉडिफिकेशन डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसा प्रिंसिपल लिखा गया है वैसा का वैसा ही अप्लाई करना है। मैनेजर अपनी सोच, अपनी समझ के हिसाब से नेसेसरी मॉडिफिकेशन उसमें डाल सकता है। आगे आते हैं, डील करते हैं कंटिंजेंट से। वो कंटिंजेंट होते हैं, सी से कंटिंजेंट। सो कंटिंजेंसी से डील करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज़ कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि कंटिंजेंसी होती है, उसमें डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें हैं, उस हिसाब से वो चेंज हो सकता है, कंटिंजेंसी रहती है उसमें। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट। यानी कि जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, उसमें चेंजेस लाने होंगे। अगला आता है बिहेवियरल है। तो बिहेवियर से डील करते हैं, बिहेवियरल है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर बिकॉज ऑल वर्क इज़ डन बाय ह्यूमन बींग्स। प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने से डील करते हैं, क्योंकि मैनेजर किन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ कौन है, ह्यूमन है। तो ह्यूमन उनको मैनेजर एक टाइप से इन्फ्लुएंस करता है किस चीज़ के लिए, कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करो। तो ये मैनेजर उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ह्यूमन बिहेवियर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक इन नेचर। ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है नेचर में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम टू इन्फ्लुएंस सच अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी कि ह्यूमन का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स और डायनामिक है और चेंज होता है। एक इंसान अलग तरीके से इस सिचुएशन में डील करता है, दूसरा अलग से डील करता है, और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ह्यूमन हैं। मैनेजर को पता नहीं है कौन सा ह्यूमन किस सिचुएशन को कैसे डील करेगा। अलग अलग एम्प्लॉय अलग अलग तरीके से अपना बिहेवियर दिखा सकते हैं एक प्रॉब्लम पे, एक सिचुएशन पे, या अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नया रूल लाती है उसके ऊपर। तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है ह्यूमन का, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब चेंज करता रहता है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो मैनेजर का काम होता है उन सब के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना और प्रिंसिपल को अप्लाई करना, और उनके बिहेवियर को ना खाली प्रिडिक्ट करना बल्कि इन्फ्लुएंस भी करना, कि अपने हिसाब से उनको इन्फ्लुएंस करना कि उनका बिहेवियर वैसा चले जैसा मैनेजर चाहता है और ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए चले। अगला आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट यानी कि किस कारण से हुआ और उसका इफ़ेक्ट क्या आया। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन cause and effect so that they can be used in similar situation in large number of cases। जैसे कि मैंने बताया कि पहले भी आपको ये पॉइंट रखा था मैंने, कि ये बनाए गए ऑब्जर्वेशन से बनाए गए और इस वजह से बनाए गए कि हाँ हमने देखा
कि इस सिचुएशन में बड़ी सारी जगहों पे, जब हमने बहुत सारी जगहों पे ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्व किया कि हाँ ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गई, तो हमने इसी इंटेंट से बनाया गया कि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने एक जनरल गाइडलाइन दे दी, हाँ ऐसे सॉल्व हो सकती है, लार्ज नंबर ऑफ केसेस में ऐसे सॉल्व हुई है, ये चीज़ है। हाउएवर एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। क्यों नहीं एस्टेब्लिश किया जा सकता एक्यूरेट कॉज ऑफ रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से डील कर रहे हैं, और हमने बार बार ये चीज़ पढ़ी है कि ह्यूमन बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन बिहेवियर डायनामिक है। सो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और आइडेंटिकल नहीं हो सकती ह्यूमन बिहेवियर की वजह से, सारी सिचुएशंस आइडेंटिकल नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत चेंज उनमें रहेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनफैक्ट सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, जैसे जैसे मैं एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, वो असल में एक टॉपिक नहीं, वो एक क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप इस क्लास को समझिए कि अगर मैंने नेचर पढ़ा तो वो एक क्वेश्चन पढ़ा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। तो क्या इम्पोर्टेंस है? प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? मैनेजर्स को प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इन रियलिटी। कैसे मैनेजर को एक यूजफुल इंसाइट देते हैं रियलिटी में? कैसे देते हैं अब हम ये देखते हैं। द POM इंक्रीजेज मैनेजरियल एफिशिएंसी, यानी कि मैनेजर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज को, एबिलिटी को, इंक्रीजिंग देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। तो अगर मैनेजर ने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे तो मैनेजर को एक बेसिक आइडिया होगा कि किस किस सिचुएशन को कैसे कैसे डील किया जा सकता है। अब उस डीलिंग को वो अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन के हिसाब से उसको अप्लाई करेगा, चेंजेस लाएगा नेसेसरी और उसको अप्लाई करेगा। पर मैनेजर को प्रिंसिपल से फिर भी जर्नल ब्रीफिंग दे रहे हैं कि किस सिचुएशन में वो क्या एक्शन ले सकता है। दे एनेबल मैनेजर टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड कंजर्व टाइम बाय सॉल्विंग रेकरिंग प्रॉब्लम क्विकली। मैनेजर को वो इस लायक बनाते हैं कि वो पास्ट मिस्टेक से सीखें, टाइम को बचाएं, जो रेकरिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी सॉल्व करके टाइम बचाएं। अगला हम देखते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है रिसोर्सेज की एंड इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है। Optimum utilization of resource means that resources are used in manner that give maximum benefit with minimum cost। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब होती है? यानी कि एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी हमारी कॉस्ट से लिंक होती है। एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस से हम डील कर रहे हैं यहाँ पे। एफिशिएंसी हमारी कॉस्ट से लिंक होती है। वो कब आती है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब हमारा हो गया एफिशिएंसी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स दैट गिव मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। तो हमारी एफिशिएंसी से डील कर रहा है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा डील करता है प्रिंसिपल्स फैसिलिएट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स बाय कोऑर्डिनेशन द फिजिकल, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि कोऑर्डिनेशन लाता है फिज़िकल, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में, और इससे हमारा ऑप्टिमम यूज़ होता है। यानी कि फ़िज़िकल हो गया हमारे जो मशीनरी है, फाइनेंस हो गया हमारा, फाइनेंस हमें कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ पे कितना यूटिलाइज़ करना है, कितना सेव करना है, वो चीज़ें हो गई। ह्यूमन रिसोर्स हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए। सारी चीज़ों में एक कोऑर्डिनेशन बिठाता है प्रिंसिपल, और उससे हमारे यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज़ होता है। The cause and effect relationship avoids trial and error approach and reduces inefficiency, wastage and spoilage in use of resource। यानी कि अगर हम cause and effect relationship इसमें देखते हैं, जो हमने हम पीछे नेचर में पढ़ा, cause and effect relationship से क्या होता है कि ट्रायल एंड एरर करने की जो हमारी अप्रोच होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस, हमारी एफिशिएंसी रिड्यूस होती है,
वेस्टेज और स्पॉइलेज हमारी कम होती है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बुक्स में हमने ये पढ़ा कि हाँ ऐसी सिचुएशन को हम ऐसे करेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर हमने प्रिंसिपल्स पहले से पढ़े हुए हैं तो जो सिचुएशन हमने पहले पढ़ी हुई है उस पर हम तुक्का नहीं लगाएंगे कि चलो इस सिचुएशन को ऐसे डील करके दें। हम पहले वो प्रिंसिपल लगाएंगे जो हमने पढ़ा हुआ है, और वो प्रिंसिपल को हम उस हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके लगाएंगे। हाँ, अगर वो भी ना अप्लाई हो या कोई बिल्कुल ही नई सिचुएशन आ गई तो हो सकता है कि हम ट्रायल एंड एरर पे जाएं या एक्सपेरिमेंटेशन पे जाएं। एक्सपेरिमेंटेशन भी हमारा एक प्रोसेस में ही आता है, ऑब्जर्वेशन में आता है, पर वो बाद में आएगा। पर जब हम प्रिंसिपल पहले कोई पढ़ा होगा उस सिचुएशन से तो हम पहले वो ही अप्लाई करेंगे। अगला क्या आता है इम्पोर्टेंस में हमारा पॉइंट, साइंटिफिक डिसीजंस का। क्या होता है कि प्रिंसिपल्स पहले से लिखे गए हैं, पहले से उनको ऑब्ज़र्व करके एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे बनाया गया है। तो अगर हम प्रिंसिपल के बेस पे कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो वो एक साइंटिफिक डिसीज़न होगा, ठीक है, और वो हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ा देगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, हेल्प करते हैं थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में। Decision based on POM tends to be more realistic and free from bias and prejudice। यानी कि हमारे जो डिसीज़न हमने लिया प्रिंसिपल्स के बेस पे वो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं और वो किसी बायसनेस या प्रिजुडिस से परे होते हैं, उनसे दूर होते हैं। So they are based on objective assessment of the situation, यानी कि किसी सिचुएशन को सब्जेक्टिवली नहीं ऑब्जेक्टिवली असेस किया जाता है। दे एम्फेसाइज ऑन लॉजिक, उन पे लॉजिक पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, या ब्लाइंड फेथ पे नहीं कि हाँ अंधा कानून नहीं चल रहा है, वहाँ पे लॉजिकली क्या चीज़ होनी चाहिए उस पे दिया जाता है यहाँ पे ध्यान। अगले पॉइंट पे आते हैं, हमारी इम्पोर्टेंस बता रहा है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, यानी कि प्रिंसिपल हमें मदद करते हैं कि जो डायनेमिक नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है, चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट जो है उनको डील करने में प्रिंसिपल हमारी मदद करते हैं। POM helps the manager in meeting changing environment requirements because they can be modified according to the changes taking place in the environment। ये मैं पॉइंट आपको समझा ही चुका हूँ कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से हम डिसीजन ले पाएँ, इसमें हमारी POM मदद करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द चेंज, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारा प्रोवाइड कर रहा है कि इफ़ेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप हमें प्रोवाइड कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को चेंज इम्प्लीमेंट करने में मदद कर रहा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में भी मदद करते हैं। कैसे? द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक, यानी कि पब्लिक की जो हमारी अवेयरनेस है पब्लिक की आज के टाइम में सोसाइटी की, वो बढ़ गई है। उसने मैंडेटरी कर दिया है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को, बिज़नेस फर्म्स को, कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करें। POM नॉट ओनली हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, POM खाली ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में मदद नहीं कर रहे, बट ऑल्सो गाइड मैनेजर इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर को इस चीज़ में भी मदद कर रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो फुलफ़िल कर सकें, यानी कि खाली ऑर्गेनाइजेशनल नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफ़िल करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एम्फेसाइजेज ऑन फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक प्रिंसिपल है जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। उसका एम्फेसिस क्या है कि सारे जो हमारे वर्कर हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको फेयर ट्रीटमेंट मिले, सबको इक्वली डील किया जाए, बड़ा छोटा ना देखा जाए। अगर कोई सिचुएशन है, मान लीजिए किसी मैनेजर और किसी एम्प्लॉय में, सबॉर्डिनेट में अगर कोई मतभेद हुआ है, वो अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन उससे डील कर रही है, तो मैनेजर का फेवर इसलिए ना लिया जाए क्योंकि वो मैनेजर है, सीनियर पोस्ट पे है, बायस ना हो, फेयर ट्रीटमेंट मिले, ये चीज़ है। अगला आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल से मैनेजमेंट ट्रेनिंग देने में, एजुकेशन देने में, रिसर्च करने में हमें मदद मिलती है। कैसे? द प्रिंसिपल हेल्प टू इंक्रीज नॉलेज, द प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इंक्रीज नॉलेज एंड आर यूज्ड एज अ
बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए एक बेस बनाते हैं और इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। प्रिंसिपल्स हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन graduate courses like BCom, BBA, MBA एक्सेट्रा एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक MBA। यानी कि मैंने MBA गलती से वहाँ पे बोल दिया, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी इनको डाला गया प्रिंसिपल्स को, ताकि मैनेजरियल स्किल बढ़ सके मैनेजर के। दीज प्रिंसिपल enable refinement of management practices and facilitate development of new management techniques। क्या करते हैं ये प्रिंसिपल? हमें enable करते हैं ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को रिफाइन करने के लिए और नई टेक्निक्स नई डेवलप करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे अगले टॉपिक पे या अगले क्वेश्चन पे। हमारे ये क्वेश्चन हमारा डील करता है फेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने यहाँ पे डील करना है पहले फ्यूल्स के प्रिंसिपल से। फ्यूल्स ने हमें प्रिंसिपल दिए, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं निमोनिक दिया गया है S3 ड्यू टू और कोरिया CORIA। अब हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल्स, टेलर्स के प्रिंसिपल हमने पढ़ने हैं, फ्यूल के प्रिंसिपल हमने पढ़ने हैं। यहाँ पे हम पहले डील कर रहे हैं फ्यूल के प्रिंसिपल्स से। फ्यूल के प्रिंसिपल अगर हम देखें तो वो डील कर रहे हैं एक टाइप से काम से लिंक होके आ रहे हैं। हम ये देखते हैं कैसे कैसे काम किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, क्या हायरार्की होनी चाहिए, उस चीज़ से डील करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क रेफर्स टू डिवाइडिंग द वर्क इनटू compact jobs and allocating these compact jobs to different individuals as per their competency, qualification and experience। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितना हमारा काम होता है उसको अलग अलग छोटे छोटे कामों में हम डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंस को रखा, ह्यूमन रिसोर्स को रखा, HR डिपार्टमेंट रखा, हमने एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट रखा, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। फिर उन डिपार्टमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने अलग अलग और सब डिपार्टमेंट बनाए। मान लीजिए अकाउंट्स के लिए अगर हम देखें, फाइनेंस के अंदर अकाउंट्स एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस का, उसमें भी हम सब डिपार्टमेंट देखते हैं। मान लीजिए अकाउंट रिसीवेबल का अलग डिपार्टमेंट रखा, अकाउंट्स पेबल का अलग डिपार्टमेंट रखा, रेगुलर बैंक डीलिंग का अलग डिपार्टमेंट रखा। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए अलग अलग काम के लिए। उसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग पर्सन को हमने हायर किया। हमने देखा किस काम को करने के लिए कौन से पर्सन की क्या कॉम्पिटेंसी लेवल होना चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। जैसे ऑब्वियस है फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड की जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो बेसिक लेवल अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे। तो ये हमने काम को डिवाइड कर दिया इस हिसाब से कि हमारा काम, हमें पता हो कौन सा काम कौन सा पर्सन करेगा, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और कैसे डिसीज़न लिया जाएगा। डिवीजन के क्या होते हैं? डिविजन्स मेक ईच टास्क सिंपलर। अब काम डिवाइड हो गया, लोगों को पता है कि उनको कौन सा काम करना है, वो वही काम बार बार करेंगे। मान लीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, जैसे मैंने कहा, अगर कोई पर्सन अकाउंट्स पेबल से डील कर रहा है, वो बार बार जब अकाउंट्स पेबल का काम करेगा वो अपने काम में परफेक्ट हो जाएगा। उसे पता होगा कौन सा काम उसे कैसे करना है, कौन से वेंडर को पेमेंट कब करनी है, क्या सिचुएशन है, कितने दिन में करनी है। धीरे धीरे करके वो उसमें एक्सपर्टाइज हो जाएगा। जैसे जैसे वो बार बार काम को रिपीट करके करेगा उसके लिए वो काम सिंपल हो जाएगा। जैसे जैसे वो एक्सपर्ट होगा उसकी उसमें स्पीड बढ़ेगी, उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। सो दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू बोथ मैनेजरियल वर्क एंड टेक्निकल वर्क। सो ये जैसा कि मैंने कहा टेक्निकल वर्क, AP का एग्जांपल दिया, वो टेक्निकल वर्क हो गया। और मैनेजरियल वर्क, मैनेजर जो उस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है वो उसको भी धीरे धीरे करके पता है कि कौन से काम को कैसे एलोकेट करना है, कौन सी क्वेरी आई तो किसके पास मेरे को जाना है, AP के बंदे के पास जाना है, बैंक के बंदे के पास जाना है, कैसे डील करना है, वो भी धीरे धीरे करके एक्सपर्टाइज होगा। किससे जाना है उसको स्पीडली पता होगा कि हाँ ये क्वेरी आई है मेरे को इससे पूछना है। धीरे धीरे करके उसकी भी स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, मैनेजर की भी। अब हम देखते हैं इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होते हैं। हम देखेंगे पॉजिटिव इफ़ेक्ट, और दूसरे नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव ही हैं इसके इफ़ेक्ट।
दूसरे ये है कि अगर इसको ना किया जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। सो पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है, हमने पढ़ा कि स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, काम में माहिर हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं इट सिंप्लीफाइज द वर्क, काम को सिंप्लीफाई कर देता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है, क्योंकि बार बार रिपीटिव परफॉर्मेंस से एफिशिएंसी बढ़ती है। अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वायलेशन के। दिस विल बी, क्या होगा कि एफिशिएंसी कम हो जाएगी, अगर इसके होने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसके ना होने से एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर इसके होने से स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, इसके ना होने से स्पेशलाइजेशन कम हो जाएगी। अगर इसके होने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, टाइम सेव होता है, तो इसके ना होने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमें टाइम एंड एफर्ट्स, क्योंकि हमें चेंजेस के हिसाब से देयर विल बी वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ड्यू टू चेंजेस फ्रॉम वन वर्क टू अनदर। यानी कि एक पर्सन अगर बहुत सारे काम कर रहा है, उसके लिए वर्क उसका डिवाइडेड नहीं है, तो टाइम वेस्ट होगा एक काम से जब वो दूसरे काम में जाएगा उस चीज़ में। अगले पॉइंट पे आते हैं फ्यूल के प्रिंसिपल में। अगला प्रिंसिपल हमारा आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने जैसे आपको बताया है कि काम से कैसे काम का फ़्लो चलना चाहिए, कैसे काम की एलोकेशन होनी चाहिए, इस चीज़ से डील करते हैं। तो काम के फ़्लो, काम की एलोकेशन, काम की हायरार्की में एक पॉइंट आता है जिसको हम कहेंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी होता है कि एक बंदा ऑथराइज्ड है कोई काम को करने के लिए, कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए, वो पर्सन ऑथराइज्ड है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन। हाँ, अगर किसी ने अपनी अथॉरिटी को यूज़ करके आपको कोई काम करने को बोला, तो आप ऑब्लाइज्ड हैं कि आपको वो काम करना होगा। अगर फाइनेंस मैनेजर ने बोला अकाउंट्स पेबल के पर्सन को कि आपको इस पर्सन को पेमेंट करनी है, इस वेंडर को आपको इस डेट पे पेमेंट देनी है, तो अकाउंट्स वाला पर्सन, एपी का पर्सन ऑब्लाइज्ड होगा, उसको उस डेट पे वेंडर को वो पेमेंट करेगा। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो वो रिस्पॉन्सिबल है उस एक्शन के ना होने के लिए। हमारा मैनेजर पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी रखता है कि उससे क्वेश्चन कर सके कि जब आपको कहा गया था ये काम तो आपने क्यों नहीं किया। मैंने आपको समझा दिया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब एक बार रीडिंग लेते हैं कि हमारा ये बुक में पॉइंट क्या क्या दिए गए हैं, उनसे हम डील करते हैं। अथॉरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, यानी कि ऑर्डर देना और उसको फॉलो किया जाए। ये इस अथॉरिटी, इस हक को आपके आपके पास होना कि आपको ओबे किया जाए, ये हक आपके पास होगा कि आप ऑर्डर दे सकें और आपको ओबे किया जाएगा। अथॉरिटी दो टाइप की होती है। ऑफिशियल अथॉरिटी, ऑफिशियल अथॉरिटी होती है कि कमांड करने की अथॉरिटी, और दूसरी है पर्सनल अथॉरिटी, इज़ द अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे जो मैनेजर है उसकी अथॉरिटी है। उसके बाद आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, मैंने बताया कि ऑब्लाइज्ड होते हैं आप वो काम करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द जॉब असाइंड टाइम, यानी कि जिस टाइम पे आपको जो जॉब असाइन की गई है उसको आप ऑब्लाइज्ड हैं वो काम करने के लिए। फ्यूल सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक बैलेंस होना चाहिए। फ्यूल ने ये सजेस्ट किया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। सो गिविंग अथॉरिटी विदाउट फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि किसी को अथॉरिटी दे दी पर कि उसमें किसी सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स की, यही के तो क्या है, हो सकता है कि वो हो सकता है जो पर्सन ऑथराइज्ड है वो मिसयूज़ करे। यानी कि अगर कोई पर्सन कोई काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं भी है, तब भी वो पर्सन उसको कह सकता है कि तुम ये काम करो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक ही टाइप का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके लिए वो सिचुएशन बैठ जाए पूरी तरह से माइंड में। एपी के पर्सन का ही एग्जांपल मैं रिपीट करूँगा। मान लीजिए एपी के पर्सन का काम अगर हमने ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटी एपी के पर्सन को दी गई है तो वही करेगा, पर अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बांटी तो अगर फाइनेंस मैनेजर अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करके एआर के पर्सन को ये काम बोल दे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी हो जाएगी कि फाइनेंस मैनेजर के पास अथॉरिटी है ऑर्डर देने की, तो उसने एआर के पर्सन को भी बोल दिया हाँ तुम ये पेमेंट करो। हो सकता है उसे वो काम ना आता हो। एट द सेम टाइम
रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एडुकेट अथॉरिटी, क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि भैया पर्सन को तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, AP के पर्सन की ये है, AR के पर्सन की ये है, पर अथॉरिटी नहीं दी, उनके ऊपर कोई सीनियर नहीं है, तो वो इनइफेक्टिव काम होगा भैया। उन्हें पता है उनके ऊपर कोई सीनियर नहीं है, उनके ऊपर कोई वो ही नहीं है जो उनके काम को देखे, अगर गलत कर रहे हैं तो उनको डांटे, तो भैया इफेक्टिव काम नहीं होगा, एफिशिएंसी भी ख़राब होगी। एडवांटेज क्या है, और अगर इस प्रिंसिपल को ना फॉलो किया जाए तो उसके नुकसान क्या हैं ये देखते हैं। प्रिंसिपल को ना फॉलो करने के नुकसान है, प्रिंसिपल के नुकसान नहीं है, ये मैं आपको दोबारा से बताऊं। एडवांटेज क्या है, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी बचेगी, यानी कि अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में मदद मिलेगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि इफ़ अथॉरिटी एक्सीड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबॉर्डिनेट मिसयूज़ करेंगे, यानी कि सबॉर्डिनेट उसको मिसयूज़ करेंगे। इफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीड्स अथॉरिटी, सबॉर्डिनेट अपनी ड्यूटी पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा डील कर रहा है फ्योल के प्रिंसिपल का। अगला पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रेफर्स टू ओबीडियंस, यानी कि क्या है, डिसिप्लिन में जब भी बात होगी, आप जैसे देखिए आपके स्कूल में डिसिप्लिन किस चीज़ को कहा जाता है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको जब कहा जाए कि डिसिप्लिन में रहो तो क्या कह रहे हैं, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानो, स्कूल के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करो। तो डिसिप्लिन क्या कहता है कि आप ओबे करो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसकी सिस्टमेटिकली वर्क कर सके ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए ज़रूरी है। फ्योल के हिसाब से डिसिप्लिन क्या रिक्वायर करते हैं, गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट और जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़, यानी कि अच्छे सुपरवाइज़र होने चाहिए हर लेवल पे, एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो क्लियर और फेयर होना चाहिए, और जुडिशियस एप्लीकेशन होना चाहिए पेनल्टी का, यानी कि अगर कोई रूल नहीं फॉलो होता तो उसमें क्या चीज़ की जानी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या पेनल्टी लगनी चाहिए, उसकी एप्लीकेशन सही से होनी चाहिए। सो डिसिप्लिन इज़ मस्ट फॉर ऑल द एंटरप्राइजेज एंड फॉर ऑल द लेवल, यानी कि हर टाइप की यह एंटरप्राइज के लिए और हर लेवल पे ये ज़रूरी है। इसकी एडवांटेज क्या है कि डिसिप्लिन होगा तो स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शनिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की, बेटर रिलेशनशिप बनेंगे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के। अगर इसको फॉलो नहीं किया गया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन होंगे, देयर मे बी डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि एम्प्लॉय डिसओबीडियंट हो जाएंगे और रिलेशन मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में इतने कॉर्डियल नहीं होंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगला प्रिंसिपल हमारा आता है यूनिटी ऑफ कमांड का। यूनिटी ऑफ कमांड हमारा क्या कहता है, यूनिटी होनी चाहिए कमांड की, यानी कि कमांड जो आ रही है, जो हमारा ऑर्डर आ रहा है, वो उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए। फ्योल के हिसाब से देखिए सारे पॉइंट हमारे हायरार्की से या काम के फ्लो से डील कर रहे हैं फ्योल के प्रिंसिपल में। ये मैं आपको अभी बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसको जब हम टेलर के प्रिंसिपल पे आएंगे तब मैं आपको कंपेयर करूँगा। फ्योल के प्रिंसिपल में आगे हम आते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में। ईच सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपरवाइज़र, यानी कि एक सबॉर्डिनेट पे एक सुपरवाइज़र होना चाहिए, उसको उससे ऑर्डर मिलने चाहिए और वो उसी के ऑर्डर फॉलो करेगा। बड़े सारे सुपरवाइज़र अगर उस पर हो जाएंगे तो उसको पता नहीं होगा कि किसका ऑर्डर फॉलो करना है, और हो सकता है वो सिचुएशनल एडवांटेज भी ले इसकी, कि मान लीजिए बोल दे, एक सुपरवाइज़र को बोले मैं तो इसलिए काम नहीं कर पाया क्योंकि दूसरे ने मेरे को ये काम दिया था, और दूसरे को उल्टा बोल दे कि मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को पहले ने ये काम दिया था। तो वो सिचुएशनल एडवांटेज ना ले, आपको ये चीज़ भी देखनी है। ठीक, each subordinate should receive order and be accountable to one and only one supervisor. These principle resemble military organization, यानी कि मिलिट्री में ऐसे प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। ये जहाँ पे जब प्रिंसिपल बना तो मिलिट्री की बेस लेके बना।
If an employee gets order from 2 or more supervisors at the same time, the principle of unity of command is violated. ठीक है, एडवांटेज क्या है कि कन्फ्यूजन नहीं रहती सबऑर्डिनेट के माइंड में, रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से फिक्स की जा सकती है और बेटर परफॉर्मेंस होगा एज सबऑर्डिनेट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपरवाइजर ओनली. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वायलेशन के? क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर सबऑर्डिनेट एज टू हुज ऑर्डर बी कंप्लाइड, यानी कि सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो सकता है कि किसका ऑर्डर माने. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में हमें दिक्कत आएगी. डिसिप्लिन यहाँ से ख़राब होगा और स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे एक थ्रेट आता है. अगले पॉइंट पे आते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. पहले हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ ऑर्डर, अब पढ़ रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, यानी कि implies that there should be one head and one plan for the group of activities having same objective. एक हेड होना चाहिए एक प्लान का जहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, जो एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिनका सेम ऑब्जेक्टिव चल रहा है. कुछ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जहाँ पे सेम ऑब्जेक्टिव से काम किया जा रहा है, उस ग्रुप ऑफ एक्टिविटी का एक हेड होना चाहिए. All the unity of organization should be moving toward the same objective through coordination and focus effort, यानी कि जहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ग्रुप बने हैं जो एक ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और उन सारे ग्रुप का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो किस में चले, ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको फॉलो करने में चले. इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन. इससे यूनिटी ऑफ एक्शन और कोऑर्डिनेशन इंश्योर होता है एंड अवॉइड होती है अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, यानी कि अननेसेसरी एफर्ट्स की डुप्लीकेशन यहाँ पे ख़त्म होती है. इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं? एम्फेसाइजेज इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन गुड्स एंड हेल्प्स इन अचीविंग देम, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है जो कॉमन गुड्स की, जो कॉमन गोल्स की, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दे, कॉमन गोल की जो इम्पोर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल की जो इम्पोर्टेंस है उसको अचीव करने में मदद करता है. इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन जो है, यूनिटी ऑफ एक्शन जो हम काम कर रहे हैं वो उसमें यूनिटी रहे, सारे लोग एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करें. इसको इंश्योर करता है एंड फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन को. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायोलेशन में क्या आता है? अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्स. और अगला आता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का लैक आता है. अगले पॉइंट पे आते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को नीचे रखा जाए जर्नल इंटरेस्ट से. The interest of organization should take priority over the interest of any one individual employee. एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटाइज किया जाए. किसके ऊपर प्रायोरिटाइज किया जाए? इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यानी कि इंडिविजुअल से ऊपर रखा जाए ऑर्गेनाइजेशन का गोल. पर्सनल को आप करो, उसको भी फॉलो करो, पर पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल होना चाहिए. तो the interest of organization should take priority over the interest of any one individual employee. सॉरी, फंबल हो जाता है बीच में पढ़ाते पढ़ाते, सो उसको अवॉइड कीजिएगा, इनफैक्ट उसको एंजॉय कीजिएगा. आपको भी पढ़ते पढ़ते मोनोटोनस ना होता होगा तो फंबल को मेरे एंजॉय कीजिएगा. तो अगले पॉइंट पे आ जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन इज़ सुपीरियर टू इंडिविजुअल्स. ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल से सुपीरियर है. इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू रिकंसाइल इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, यानी कि मैनेजमेंट की ड्यूटी है वो रिकंसाइल करे इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को. अ मैनेजर कैन इंश्योर दिस प्रिंसिपल थ्रू हिज बिहेवियर, यानी कि मैनेजर इस प्रिंसिपल को अपने बिहेवियर से इंश्योर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ही शुड नॉट मिस यूज़ हिज पावर फॉर हिज ओन बेनिफिट, यानी कि अपनी पावर का अपने बेनिफिट के लिए मिसयूज़ ना करे एट द कॉस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, यानी कि वर्कर की सिचुएशन का फ़ायदा उठा के अपने बेनिफिट के लिए अपनी पावर को वो मिसयूज़ ना करे.
सो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगला कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन आएगा, द फर्म will not be able to achieve its goal, lack of coordination between individual and organizational goals। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से कहीं पे टाइपिंग में गलती हुई है, जहाँ जहाँ गोल लिखना था वहाँ वहाँ गुड्स आया है कई जगह पे, मतलब यहाँ पे गोल ठीक आया, यहाँ पे गुड्स आया, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पे गोल होना चाहिए था, तो इसको माफ़ कीजिएगा मुझे, टाइपिंग एरर है। सो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये हमारा एम्प्लॉयज़ की सैलरी से डील करता है। शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल सो एज टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड टू दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि रेम्यूनरेशन ऐसी फिक्स होनी चाहिए जो काम को जस्टिफाई करे और ऐसी हो कि ऑर्गेनाइजेशन को भी लगे कि हाँ इस काम के लिए इतनी सैलरी सही है, और एम्प्लॉय को भी लगे हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उस हिसाब से सही सैलरी मिल रही है। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस सैलरी विच शुड बी गिवन एंड देन एट द एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे भी टाइपिंग एरर हुआ है, तो रीजनेबल और फेयर उनको सैलरी मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की भी कैपेसिटी के अंडर होनी चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट, high level of motivation as they are paid fully for services rendered, cordial relationship between employees and management, motivation बढ़ता है, cordial relationship होते हैं, improvement in commitment of employee toward the organization, employee committed होता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वायलेशन के? मोटिवेशन नहीं होगा एम्प्लॉय में, अनहेल्दी नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट होंगी, नेगोशिएशंस में दिक्कत आएंगी, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, यानी कि लेबर जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा, लेबर की ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने की जो होगी रेंज वो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि काम कितना पावर एक हैंड में होनी चाहिए और कितना काम को बांटना है, ये उस चीज़ से डील कर रहा है। सेंट्रलाइजेशन रेफर टू कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग by top level management, whereas decentralization refer to evenly distribution of authority at all level of management। सेंट्रलाइजेशन कहता है कि डिसीजन खाली टॉप लेवल में मैनेजमेंट लेगी, और डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि डिसीजन को प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, टॉप, मिडल और सबॉर्डिनेट लेवल पे। सो देयर इज़ नीड टू बी बैलेंस subordinate involvement through decentralization and managers retention of final authority through centralization। यानी कि फाइनल अथॉरिटी सेंट्रलाइजेशन के थ्रू मैनेजर पर डाल दी जाए और सबॉर्डिनेट की इन्वॉल्वमेंट भी हो डिसेंट्रलाइजेशन में। इसमें एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा, यानी कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि खाली सेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है या खाली डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं और एक बैलेंस बना के हमें चलना होगा। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ सुपीरियर, एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सुपीरियर के एक्सपीरियंस पे, सबॉर्डिनेट्स की एबिलिटी पे, उनकी क्षमता पे, और ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे डिपेंड करता है। टू मच सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू डिले इन वर्क and complete decentralization leads to loss of control by top management। यानी कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होगा तो काम देरी से होगा, और अगर बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होगा तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके प्रिंसिपल के? लीड टू क्विक डिसीजन मेकिंग एट मिडल एंड ऑपरेशनल लेवल, जल्दी डिसीजन लिया जाएगा क्योंकि उनके पास पावर होगी। डिक्रीजेज वर्क ऑफ लोड ऑफ सुपीरियर, वर्कलोड भी सुपीरियर का कम हो जाएगा क्योंकि थोड़ी बहुत पावर उन्होंने मैनेजर्स नीचे मिडिल लेवल पे दे दी, सबॉर्डिनेट लेवल पे दे दी, तो टॉप लेवल का वर्कलोड कम हो गया। इंक्रीज इन दी इनकरेजमेंट एंड मोटिवेशनल लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट्स, उनको भी पता है कि उनके पास भी कुछ पावर है तो उनका इनकरेजमेंट और मोटिवेशनल लेवल बढ़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वायलेशन के? स्लो डिसीजन मेकिंग है, रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि
कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन है तो अथॉरिटी का मिसयूज़ हो सकता है। आगे आते हैं। आगे हमारा है स्केलर चेन। स्केलर चेन इज चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोवेस्ट लेवल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि स्केलर चेन क्या है कि एक चेन बनी हुई है, कैसे सुपीरियर टॉप लेवल पे सुपीरियर कैसे होगा, फिर उनके नीचे कौन होगा, उनके नीचे कौन होगा, एक ये स्केलर चेन है। वो स्केलर चेन का एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। ये टॉप लेवल पे, फिर उनके अंडर 2 लोग हैं, फिर उन बी के अंडर एक है, एफ़ के अंडर एक है, ऐसे ऐसे एक पूरी चेन बनी हुई है। सो ये सब ए के अंडर ये सारे एक चेन में आ रहे हैं, एक और ए के ही अंडर ये सारे अलग चेन में आ रहे हैं, तो एक चेन बनी हुई है। ये इसको कहते हैं स्केलर चेन। सो हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बटन एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड दी सबॉर्डिनेट। यानी कि जो हमने अभी जैसे चेन का एग्जांपल देखा, वो टॉप से बॉटम लेवल पे जा रही है और उसको फॉलो करना होगा। यानी कि उसमें जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की चेन आएगी उसको फॉलो करना होगा। स्केलर चेन इज़ क्रूशियल टू इंश्योर यूनिटी ऑफ कमांड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अब चेन बनी हुई है तो कमांड कहाँ से आनी है वो चीज़ हमारी डिसाइड होगी, और उसके लिए ये एक एसेंशियल एलिमेंट है स्केलर चेन। सो हाउएवर इन केस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि कभी कोई अर्जेंसी आती है, फ्योल ने परमिट किया है शॉर्टकट इन दी चेन। एक शॉर्टकट हम अप्लाई कर सकते हैं, उस शॉर्टकट को कहा गया है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या करता है? अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेम लेवल। यानी कि एक लेवल पे, जहाँ पे सेम लेवल पे 2 एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो पहले अपने सीनियर को बोलेगा, वो अपने सीनियर को, वो अपने सीनियर को, फिर टॉप लेवल पे पहुंचा वो दूसरे लेवल पे अपने जूनियर को बोलेगा, फिर जूनियर पे, फिर जूनियर पे, फिर सेम लेवल पे। वो चीज़ नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ किया। ये अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे। अब जैसे डी और एच को अगर एच को अगर डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट एक दूसरे से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डी को अगर एच से कम्युनिकेट करना है तो डी पहले सी को बताएगा, सी बी को, बी ए को, फिर ए अपने सबॉर्डिनेट को, फिर अपने सबॉर्डिनेट को, और फिर यहाँ पे अपने सबॉर्डिनेट को। इतनी लंबी चेन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेंगे। और ये जो प्लैंक लगाया गया है, यहाँ पे एक पुल बनाया गया है, वो गैंग प्लैंक है। अब वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। यहाँ पे हम देखेंगे पॉजिटिव इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन। पॉजिटिव इफेक्ट है ऑर्डरली एंड स्मूथ फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमें पता है कैसे अथॉरिटी आएगी और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। बेटर रिलेशनशिप बनेंगे सबॉर्डिनेट में और सुपीरियर में, जब हमारे पास एक क्लियरिटी होगी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यूनिटी ऑफ कमांड होगी, हमें पता है कि कमांड कैसे आनी है, डायरेक्शन हमें पता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन क्या है? इंफॉर्मेशन में नॉट फ्लो इन ऑर्डरली डायरेक्शन, सही से डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन नहीं फ्लो होगी। मान लो ज़िगज़ैग पैटर्न में हो रही है, वो गलत है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं होगी, अनहेल्दी रिलेशन होंगे सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के, और लैक होगा यूनिटी ऑफ कमांड का। यानी कि जहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड हमें पता है कि यूनिटी कमांड की, यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड है। तो हमें पता है कि कमांड की हमारी एक किस डायरेक्शन से आ रही है, वहाँ पे वो चीज़ हमारी लैक कर जाएगी। आगे आते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर मीन्स दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीवन, और एवरीथिंग और एवरीवन, ठीक है, इन इट्स प्लेस, ठीक है। यानी कि हर चीज़ की और हर किसी की एक जगह होनी चाहिए, और हर चीज़ को और हर किसी को उस जगह पे होना चाहिए। पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। यानी कि जो लोगों के लिए जो जगह बनी है उनको वहाँ होना चाहिए, और उनकी जो मटेरियल्स हैं उनको भी वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे उनकी जगह बनी है। इससे एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है। If there is a fixed place for everything and it is present there,
then there will be no distraction in work. It means orderliness. यानी कि अगर किसी चीज़ की कोई जगह बनी हुई है और वो चीज़ वहीं पड़ी है तो आप ऑर्डर के साथ, ऑर्डरलीनेस के साथ पूरा काम कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्क नहीं होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स एज नो टाइम इज़ वेस्टेड इन ट्रेनिंग रिसोर्सेज। यानी कि रिसोर्सेज के यूज़ में एफिशिएंसी आती है और टाइम वेस्ट नहीं होता हमारा ट्रेनिंग, रिसोर्स को ट्रेनिंग देने में। स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में। इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि आप चीज़ ढूंढने में टाइम लगा रहे हो क्योंकि वो सही जगह पर नहीं पड़ी, तो टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका रिसोर्स वेस्ट होगा। लैक ऑफ डिसिप्लिन आता है इससे ऑर्गेनाइजेशन में। अगला प्रिंसिपल है हमारा इक्विटी का। इक्विटी यानी कि फेयरनेस का। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ में किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, कास्ट हो, सेक्स हो, बिलीफ हो, नेशनैलिटी हो, कोई भी हो, आप डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयज़ में नहीं करेंगे, सबको फेयर ट्रीटमेंट देंगे। इक्विटी रेफर्स टू जस्ट फेयर बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स वर्कर। He also advocates the use of strict treatment for lazy personnel in order to send the message that everyone is equal in the eyes of management. So सिंपल सा पॉइंट है, आई डोंट थिंक इसको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट आते हैं हमारे, इम्प्रूव करता है हमारा सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन लेवल एम्प्लॉयज़ में। कॉर्डियल रिलेशनशिप बनता है हमारे एम्प्लॉय और मैनेजमेंट में। कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वायलेशन के? डिक्रीज़ होती है सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशनल लेवल एम्प्लॉय का डिक्रीज़ होता है और अनहेल्दी रिलेशन रहते हैं। अगला हम डील करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल से। एम्प्लॉय वन सिलेक्टेड शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट और पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर। दे शुड हैव स्टेबल। यानी कि एम्प्लॉय का अगर रख लें तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कम से कम हम इस एम्प्लॉय को इतने टाइम के लिए तो रिटेन करेंगे ही करेंगे। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज। यानी कि एम्प्लॉयज़ का बार बार छोड़ के जाना है, आपको नए एम्प्लॉय हायर करने पड़ते हैं, तो एम्प्लॉय के बार बार छोड़ के जाने को आपको मिनिमाइज़ करना होगा। आपको एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन अच्छे बनाने होंगे, उससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कम होगी। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग आपकी कम हो जाएगी क्योंकि आपको बार बार नए एम्प्लॉय नहीं हायर करने पड़ रहे, उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ी। पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होगा कि अगर एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, जॉब सिक्योरिटी की पता होगा कि मेरी जॉब सिक्योर है तो वो एफिशिएंटली काम करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ती है। जैसे गूगल की रेपुटेशन इस चीज़ में अच्छी बनी हुई है कि वो एम्प्लॉय फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी गुडविल बनती है। कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? तो गुडविल यहाँ पे बनती है तो यहाँ पे गुडविल ख़राब होती है, रेपुटेशन ख़राब होती है। अननेसेसरी लेबर टर्नओवर होगा तो डिसबिलीव का माहौल बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में। लोगों को, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा नहीं होगा कि वो हमारा साथ देगी कि नहीं देगी। अगला हमारा आता है इनिशिएटिव से डील करता है हमारा पॉइंट। इनिशिएटिव मीन्स ईगरनेस टू इनिशिएट एक्शन विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। सो एम्प्लॉय अपने आप काम कर ले, उसे पता हो कि ये काम मेरा है, मेरे को करना है, तो अपने आप कर ले, इस चीज़ का इंतज़ार ना करे कि मैनेजर मेरे को बोलेगा तभी मैं करूँगा। इट मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। यानी कि सेल्फ मोटिवेट होके वो पहला स्टेप लेके खुद ही काम कर ले। अकॉर्डिंग टू फ्योल, सबॉर्डिनेट शुड बी एनकरेज। यानी कि सबॉर्डिनेट को इनकरेज किया जाना चाहिए टू मेक एंड एग्जीक्यूट प्लान विद द प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी। यानी कि उनको थोड़ी बहुत लिमिट दी जाए अथॉरिटी की और उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो उस हिसाब से प्लान बनाएं और एग्जीक्यूट करें। हाउएवर, इनिशिएटिव डज नॉट मीन going against established practice or doing something against the discipline। यानी कि इसका ये भी मतलब नहीं है कि एक प्रिंसिपल या एक रूल के खिलाफ जाके, डिसिप्लिन के खिलाफ जाके वो एम्प्लॉय एक्शन ले।
पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है? इंक्रीज़ इन मेंटल ग्रोथ एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू एम्प्लॉय। अगर उसको बोला, एम्प्लॉय को बोला जाएगा हाँ आप इस लिमिट में रह के ऐसा एक्शन ले सकते हैं, तो उसकी मेंटल ग्रोथ बढ़ेगी और उसकी बिलोंगिंगनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़ेगी। इट इंक्रीज कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय की कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, वो भी बढ़ेगी। कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वायलेशन के? लीड टू फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। लैक ऑफ इनिशिएटिव में क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन। अगर इनिशिएटिव लेने का उसे हक नहीं दिया जाएगा तो एक नॉन कोऑपरेशन का एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो माहौल बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर बनेगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि यूनिटी होनी चाहिए। मैनेजमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट अमोंग एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ में टीम स्पिरिट होनी चाहिए। टीम स्पिरिट होगी तभी यूनिटी होगी, और इसके स्टेप मैनेजमेंट को लेने हैं। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट को टीम वर्क प्रमोट करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव टीम एफर्ट्स की तरह मिलके अचीव किया जा सके। प्रोडक्शन इज़ टीम टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, यानी कि सब साथ चलेंगे तो हम ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। प्रोडक्शन इज़ टीम वर्क, प्रोडक्शन इज़ टीम वर्क, और टीम को हमने एक टाइप से ये देखा गया, क्या टीम क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर एंड रिक्वायर फुल सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ ऑल मेंबर, यानी कि सारे मेंबर्स का टीम वर्क होने के लिए सपोर्ट चाहिए होगा। अब मैनेजर शुड रिप्लेस आई, मैनेजर को आई को रिप्लेस किससे करवाना है? वी से, यानी कि मैं से हम पे जाएं। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अब पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं। डेवलप्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल, यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट का एटमॉस्फेयर आएगा, ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद किया करेगा और कॉर्डियल रिलेशन बनाने में करेगा। लैक ऑफ टीम स्पिरिट एंड एम्प्लॉय अगर वायलेट होगा तो लैक ऑफ टीम स्पिरिट होगी, एम्प्लॉय में नॉन कोऑपरेट विद ईच अदर, ग्रुप गोल में नॉट बी अचीव, यानी कि ग्रुप का जो कॉमन गोल है वो ना अचीव कर सके, और अनहेल्दी रिलेशनशिप बनेंगे मैनेजर और वर्कर के। सो इस क्लास में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है ये। पूरा चैप्टर एक क्लास में बनाना सही नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी अराउंड 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर हो गया है। टेलर के प्रिंसिपल, बाकी कॉन्सेप्ट जिस चैप्टर के हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस क्लास के लिए हम बस करेंगे। आप भी अपने माइंड को अब रिलैक्स कीजिए, रिवाइज़ करना, पढ़ना एक बार बुक से चैप्टर को, कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाए उनको रिकॉल करना बुक से पढ़ते वक्त कि मैंने क्या समझाया। आप इन चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा ना मारिए। आप जब कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे आपको पॉइंट्स याद रहेंगे और आप खुद से लिख पाएंगे कि उस पॉइंट में क्या होना चाहिए। फ़िलहाल मैं अंकित कपूर आपको गुड बाय बोलूँगा। होप यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। गुड बाय, टेक केयर।